नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और घर पे अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से करते रहें। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों बनूं, मुझे दास्तां बनना है। तो आज हम लोग रीट 2025 की बात करेंगे। ये देखिए, मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों बनूं, मुझे दास्तां बनना है। तो बच्चों, आप लोग एक परिंदा नहीं, आप लोग एक आसमां बने और आप एक पन्ना नहीं, आप पूरी जहां के दास्तां बने। ये आप लोगों के लिए है। तो हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं तो मैं आपको बताती हूँ। हम बात करेंगे 2025 रीट की। 2025 रीट की। और आप सभी जानते हैं कि 2025 में रीट आने वाली है। और रीट जो है हम सब लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक टीचर के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि उसके लाखों बच्चे जो हैं वो रीट का एग्ज़ाम देते हैं। इसलिए एक टीचर के लिए उन बच्चों को सबको सक्सेस दिलाना उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मैं यही चाहूँगी कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो सभी 2025 की रीट को क्लियर भी करें और बहुत ही अच्छे मार्क्स से उसको क्लियर करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारा जो सीटेट है, वो भी 14-15 दिसंबर में आने वाला है। ठीक है, इसका एग्जाम भी अनाउंसमेंट हो चुका है कि 14-15 दिसंबर को सीटेट का एग्जाम होने वाला है। तो अब आप कहेंगे कि मैम आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2025 रीट जिसको हम क्वालिफाइड करने वाले हैं और सीटेट उसको भी हम क्वालिफाइड करने वाले हैं, यदि आपने मेरा पूरा साथ दिया तो। क्यों? क्योंकि जो कंटेंट मैं आपको उपलब्ध कराऊंगी सिर्फ आपका वही काम है कि उसको रिवाइज्ड कर ले, बहुत अच्छी तरह से उसको रिवाइज कर ले और आपकी रीट 2025 और सीटेट 14-15 दिसंबर को जो होने वाली है उस एग्जाम को आप क्लियर कर सके। अब हम बात करेंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी। मनोविज्ञान। आप सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान का रीट 2025 और सीटेट में भी इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है। रीट में 30 में से 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन आएंगे। किसके आएंगे? 30 क्वेश्चन किसके आएंगे? तो 30 क्वेश्चन आएंगे अपने साइकोलॉजी के। ओके, 30 क्वेश्चन किसके आएंगे? तो 30 क्वेश्चन आएंगे अपने साइकोलॉजी के। ओके, ये 30 क्वेश्चन जो है इसमें से मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप जो मैं आपको बातें बताऊं साइकोलॉजी के बारे में, जितना भी कंटेंट आपको उपलब्ध करवाऊं, उन कंटेंट को आप एक बार अच्छे से अपना वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद इसको एक बार स्पीड से देखें और उसको रिवाइज्ड करें घर पे बैठ करके। अगर आपने इतना भी कर लिया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकाल लिए तो आपको 25 से 27 नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। आगे कभी कभी ऐसा होता है, साइकोलॉजी एक बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है और इसमें से डीप नॉलेज में से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हम अलग हटा करके चल रहे हैं। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगी अपने बच्चों के लिए कि उनको 30 में से 30 दिलाने का प्रयास किया जाए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो भी कंटेंट मैं आपको दूँ उसको सिर्फ आप पढ़ें, रिवाइज्ड पे रिवाइज्ड करें। आप 10 बुक को, आप 10 किताबों को 10 बार पढ़ लें या एक बुक को आप 10 बार पढ़ लें, कौन सी बात आपके लिए अच्छी होगी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जा करके बताएं। क्योंकि एक बुक को अगर आप 10 बार पढ़ते हैं
तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, ना कि 10 बुक को आप 10 बार पढ़ेंगे। आप 10 बुक को अगर 10 बार पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ आप भ्रमित होंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं होंगे। लेकिन एक बुक को अगर आप पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, 10 से 15 बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको साइकोलॉजी में तो कोई भी नहीं रोक पाएगा। और यही जो रूल है ये अलग सब्जेक्ट के लिए भी जाता है कि आपको एक ही बुक को बार बार पढ़ना है। और बार बार जब आप पढ़ेंगे तो आप उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हो जाएंगे और आप उस कार्य को बहुत अच्छे से कर पाएंगे जिसका एग्जाम आप देने जा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की, और मैं आपसे यही कहूंगी कि रीट 2025 के लिए आप तैयार हो जाइए और मेरे साथ रीट 2025 की तैयारी करने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और मैं डॉक्टर पुष्पा अपने डॉक्टर पुष्पा एजुकेशन चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो नमस्कार बच्चों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे और गिरिराज महाराज की जय। आज हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो उस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि आज हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे मनोविज्ञान का इतिहास। ओके, या आप कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का सामान्य परिचय, या आप ये भी कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का विकास। ठीक, मनोविज्ञान का विकास, तो डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं मनोविज्ञान का विकास। आप इनको किसी भी नाम से देख सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, तो मनोविज्ञान के विकास के बारे में हम बात कर लेते हैं। मनोविज्ञान का विकास, जैसे कि हम एक व्यक्ति से जब मिलते हैं तो उस व्यक्ति से हम बात करने से पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि उसका जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। एक व्यक्ति से जब हम मिलते हैं तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि उसका जन्म कहाँ हुआ, उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई और वो क्या करता है और कैसे करता है, क्या वर्क वो करता है। तभी जाकर के हम उससे घुल मिलते हैं, क्योंकि हमारे पास एक व्यक्ति जब अनजान व्यक्ति होता है तो इसके अलावा कोई बात और करने को नहीं होती है। ठीक है, तो मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान को जानेंगे तो उसके बारे में यही तो जानेंगे कि मनोविज्ञान का विकास यानी मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई। तो आइए हम बात करते हैं। ठीक है, ओके। मनोविज्ञान का सबसे पहले बात करेंगे हम एक मिनट बच्चों, है ना। मनोविज्ञान का अतीत। ओके, मनोविज्ञान का अतीत। और इधर हम बात करेंगे मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान का इतिहास। ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ कि मनोविज्ञान का इतिहास और मनोविज्ञान के अतीत में क्या अंतर है। ओके, तो मनोविज्ञान का जो अतीत है यानी अतीत पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है।
इतिहास पे हमारा नियंत्रण होता है। इसलिए मनोविज्ञान का अतीत और मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में हम बात करेंगे कि जो मनोविज्ञान का जो अतीत था, ये मनोविज्ञान का जो अतीत था बच्चों, ये 400 ईसा पूर्व से, ओके, 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ, ओके, 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ। ये दर्शन शास्त्र की जो शाखा है, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में जाना जाता था। और इसी जब इसकी शाखा के रूप में जाना जाता था तो इसका क्या नाम था? इसका नाम था मना दर्शन, ओके। और ये जो मना दर्शन जो शब्द है, ये जो शब्द है मना दर्शन शब्द जो है, ये एक अरस्तु हुए थे। अरस्तु उनकी पुस्तक थी डी एनिमा, उसमें इस शब्द का वर्णन किया गया था। तो आप मुझे बताइए कि मनोविज्ञान का अतीत कब से प्रारंभ होता है? तो आप मुझे कहेंगे कि मनोविज्ञान का जो अतीत है वो 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ होता है? 400 ईसा पूर्व से। और ये किसकी शाखा के, ये दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में जाना जाता था। और इसी दर्शन शास्त्र की शाखा में इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था मना दर्शन, ठीक है। मना दर्शन शब्द जो है कहाँ प्रयोग किया गया? तो ये प्रयोग किया गया अरस्तु, एक जो साइकोलॉजिस्ट भी माने जाते हैं, वो जो थे उनकी पुस्तक थी डी एनिमा, ठीक है। तो अरस्तु की पुस्तक का क्या नाम? डी एनिमा। डी एनिमा में मनोविज्ञान को क्या कहा गया? मनोविज्ञान को कहा गया मना दर्शन। और जो मनोविज्ञान है वो किसकी शाखा के रूप में जाना जाता था? दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में। और ये मनोविज्ञान का जो अतीत है वो कब से प्रारंभ हुआ? वो 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। आपको इतने क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। इन्हीं चीजों में से, इन बातों में से, 2 लाइनों में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन करके आ गए। अब हम इधर बात कर लेते हैं कि मनोविज्ञान का जो अतीत है, इतिहास है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एक कलाकार हुए थे रुडोल्फ गोइकर, ठीक है। एक कलाकार हुए थे रुडोल्फ गोइकर। रुडोल्फ गोइकर, ये जो रुडोल्फ गोइकर है, ये गोइकर कभी खर में आ जाता है, गोई खर आ जाता है, गोई खन आ जाता है, गोई कल आ जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आएगा गोई कर खन, जो भी खर है वो आएगा, लेकिन रुडोल्फ गोइकर ही आएगा, ठीक। रुडोल्फ गोइकर जो थे उन्होंने 1590 में उनकी एक पुस्तक आई थी। कौन सी? तो देखिए, साइकोलॉजिया, ठीक है। ये इनकी पुस्तक का नाम था, ठीक। और साइकोलॉजिया पुस्तक में इन्होंने मनोविज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किया, ठीक है बच्चों। तो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था हमारे रुडोल्फ गोइकर ने। रुडोल्फ गोइकर ने 1590 के अंतर्गत, रुडोल्फ गोइकर ने 1590 के अंतर्गत साइकोलॉजिया जो उनकी पुस्तक थी उसमें साइकोलॉजी शब्द का या मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है कि
कि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि मनोविज्ञान का अतीत 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। 400 ईसा पूर्व दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में इसको जाना जाता था और इस दर्शन शास्त्र की शाखा में इसका क्या नाम था, तो इसका नाम था मना दर्शन। और मना दर्शन शब्द का प्रयोग अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा में किया है। ओके, अब हम इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो मनोविज्ञान का इतिहास जो है रुडोल्फ गोयकर ने 1590 में अपनी पुस्तक साइक्लोजिया में, उनकी पुस्तक का क्या नाम था, साइक्लोजिया, और साइक्लोजिया में उन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ओके, एक कलाकार थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था एविंग हास। ठीक, एविंग हास ने एक परिभाषा दी, या मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने एक बात बताई कि मनोविज्ञान का, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा व इतिहास बहुत छोटा। ठीक है, बहुत छोटा है। यहाँ पे एबिंगहास हुए, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा और इतिहास बहुत छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बात की कि मनोविज्ञान का अतीत और इतिहास की, और एक एबिंगहास हुए, उन्होंने कहा मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा व इतिहास बहुत छोटा। मैं कहूंगी कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो आपने मनोविज्ञान का अतीत देख लिया होगा। आगे हम बात करते हैं मनोविज्ञान का जो विकास है उसके बारे में। हमने कुछ बातें की और हम देखेंगे कि अब आगे क्या देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे हम देखेंगे कि अब मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाने के लिए प्रयास किया गया। और अब ये देखिए कि मनोविज्ञान जो शब्द है, ये शब्द आप सब जानते हैं कि इंग्लिश का शब्द है। किसका शब्द है? इंग्लिश का शब्द है। ठीक है, ओके। इसी साइकोलॉजी को लैटिन व यूनानी भाषा में, भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। ओके, अब आप कहेंगे कि वो दो जो शब्द हैं वो कौन से हैं? तो वो जो शब्द हैं वो है साइकी प्लस लोगस। ओके, साइकी प्लस लोगस। तो साइकी का अर्थ क्या हुआ इस लैटिन व यूनानी भाषा में? तो साइकी का अर्थ हुआ आत्मा। और लोगस का अर्थ हुआ अध्ययन करना। अगर हम इन दोनों शब्दों को जोड़ें तो आएगा आत्मा का अध्ययन। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? तो मैं आपको बता रही हूँ कि मनोविज्ञान का जो विकास था
वो किस तरह से हुआ। तो साइकोलॉजी जो इंग्लिश भाषा का शब्द है, लेटिन व यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। और लेटिन व यूनानी भाषा में इन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता था। तो क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान बनाया जाए। तो मनोविज्ञान को अगर स्वतंत्र मनोविज्ञान बनाया जाएगा तो पहले इसके बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा कि इसको आखिर कहा क्या जाए। ओके, तो मनोविज्ञान में किस सब्जेक्ट का किस तरह से अध्ययन किया जाए, उसको परिभाषित कैसे किया जाए। तो इस साइकोलॉजी शब्द जो है लेटिन व यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना और उनका क्या नाम था, साइकी प्लस लोगस। यानी कि अगर साइकी का अर्थ देखें तो आत्मा और लोगस का अर्थ देखें तो अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना। ठीक है, अब इसको स्वतंत्र विज्ञान बनाने का प्रयास किया गया तो हमने इसके टुकड़े तो कर लिए, लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आ रहा है, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिशन्स में इसके क्वेश्चंस को पूछ लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि लेटिन व यूनानी और ग्रीक तीन लैंग्वेज हैं अपने पास में, लेटिन प्लस यूनानी और ग्रीक। ओके, ग्रीक, ग्रीस में बोली जाने वाली ग्रीक। ओके, यदि हम कहें कि एग्जाम में ये प्रश्न आ रहा है तो लेटिन और ग्रीक में से कौन सा हम देखेंगे, तो सबसे पहले आप अगर किसी को प्राथमिकता देंगे तो वो ग्रीक भाषा, ग्रीक वाले को देंगे। कभी भी ये दोनों एक साथ नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैडम एक साथ आ गए तो हम हमेशा ग्रीक को प्राथमिकता देंगे, लेटिन को सेकंड नंबर पर रखेंगे। अन्यथा ज्यादातर लेटिन ही आता है, लेकिन प्राथमिकता हमें ग्रीक को देनी है। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों एक साथ आते हैं तो आप ग्रीक को प्राथमिकता दीजिएगा, अलग और बाकी अलग तरीके से आते हैं तो आप लेटिन को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये बात हुई। जो भी कंफ्यूजन होंगे मैं आपको साथ के साथ में इसका निवारण करती हुई चलूंगी। हमने देखा कि आत्मा का अध्ययन। अब हम देखेंगे कि सर्वप्रथम आत्मा को क्या माना, सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में। ओके, 16वीं शताब्दी में आत्मा का मनोविज्ञान। ओके, तो आत्मा का मनोविज्ञान किसने माना, तो आत्मा का मनोविज्ञान मानने वाले जो कलाकार थे या वो जो साइकोलॉजिस्ट थे वो थे अरस्तु, प्लेटो व डेकार्टे। ओके, डेकार्टे। लेकिन मुझे आप ये क्लियर कीजिए कि क्या हम आत्मा का रूप, आकार, स्वरूप इसको देख सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं देख सकते। तो क्या हम आत्मा को नहीं देख सकते तो फिर आत्मा को परिभाषित कैसे कर सकते हैं, हम आत्मा का अध्ययन कैसे कर सकते हैं। जब हम किसी चीज को देख ही नहीं सकते तो हम आत्मा का अध्ययन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये परिभाषा थी आत्मा का मनोविज्ञान, तो ये 16वीं शताब्दी के अंत तक समाप्त कर दी गई, या फिर हम कहेंगे कि अमान्य कर दी गई। ओके, अमान्य कर दी गई, क्योंकि इसको परिभाषित किया जाना कठिन कार्य था, क्योंकि आत्मा हमें दिखाई नहीं देती है। तो अब मैं कह सकती हूँ कि 16वीं शताब्दी के बाद में आई हमारे पास में 17वीं शताब्दी। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी में हमारी आई 17वीं शताब्दी, और 17वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी पोम्पोनोजी, इसको क्या माना गया, 17वीं शताब्दी में माना गया मन व मस्तिष्क, मन व मस्तिष्क का मनोविज्ञान। ओके, मन व मस्तिष्क का मनोविज्ञान, आप का भी लिख सकते हैं यहाँ पे,
मैं लिख ही देती हूँ, कहेंगे मैडम ने लिखा है। तो मन व मस्तिष्क का मनोविज्ञान। अब मैं ये कहूंगी कि मन और मस्तिष्क का मनोविज्ञान जो है वो किसने माना, तो वो माना पोम्पोनोजी के द्वारा, जो कहाँ के थे, इटली के। और किसने, पोम्पोनोजी। और ये कहाँ के थे, ये इटली के थे। और ये 17वीं, अब हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जो परिभाषा वो मानी गई वो 17वीं और 18वीं हम कह सकते हैं। वैसे इसको 17वीं ही माना जाता है ज्यादातर, लेकिन ये 17वीं और 18वीं, तो लास्ट 18वीं शताब्दी तक, अंत तक आते आते ये मन और मस्तिष्क का जो परिभाषा जो मानी गई थी मनोविज्ञान के लिए, वो भी अमान्य कर दी गई। ओके, तो अमान्य। ठीक, अब मैं ये कहूंगी कि अब हमारी 19वीं शताब्दी आई, क्योंकि 17वीं 18वीं शताब्दी के अंत तक इसको अमान्य कर दिया गया। तो अब हम मानते हैं 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी, और 19वीं शताब्दी में इसको क्या माना गया, मनोविज्ञान को, तो मनोविज्ञान को माना गया चेतना का मनोविज्ञान। चेतना का मनोविज्ञान। आप बोर तो नहीं हो रहे बच्चों? यदि बोर हो रहे हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार ये बताएं कि मैं आपको ये इसमें और सुधार करना है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे संतुष्ट रहें, वो खुश रहें। और कमेंट बॉक्स में ये लिख के रखें कि 2025 रीड को हम क्लियर करके रहेंगे मैडम के साथ मिल करके। ओके, तो 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का मनोविज्ञान माना गया। और ये किसने माना, तो ये माना हमारे विलियम वुंड के द्वारा। विलियम वुंड, विलियम जेम्स सली और वाइफ्स। ठीक है, तो चेतना का मनोविज्ञान मानने वाले कौन कौन थे, तो चेतना का मनोविज्ञान मानने वाले जो थे, विलियम वुंड थे, विलियम जेम्स थे, जेम्स सली थे और वाइव्स थे। ठीक है, इस परिभाषा को भी, यानी चेतना शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पाई, तो इस परिभाषा को भी अमान्य कर दिया गया। मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगी कि विलियम वुंड ने 1879 में, ठीक है, 1879 में इन्हीं विलियम वुंड ने जर्मनी में एक स्थान था लिप्जिंग, ठीक है, लिप्जिंग नामक स्थान पर इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। तो प्रयोगशाला स्थापित की, कौन सी, प्रथम। तो इन्हीं विलियम वुंड को क्या माना जाता है, इन्हीं विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, जनक माना जाता है। ठीक, ये जो विलियम वुंड है, इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर एक प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। और उसी प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने के बाद इनको क्या माना गया,
तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ पर अब हम आगे बात करेंगे कि 20वीं शताब्दी, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम बात करेंगे 20वीं शताब्दी। तो 20वीं जब शताब्दी आई तो 20वीं शताब्दी का क्या था कि अब मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया गया और एक स्वतंत्र विज्ञान बना दिया गया। और ये कब बनाया गया? तो ये 20वीं शताब्दी में। और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का मनोविज्ञान कहा गया। ठीक है, तो आज हमने जो बात की वो बात की आपको 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी की, कि किस किस ने मनोविज्ञान को क्या क्या माना। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। इसका सेकंड पार्ट आप नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें और मस्त रहें, मनोविज्ञान को पढ़ते रहें। मैं डॉक्टर पुष्पा आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप 2025 रीड टारगेट क्लियर करके रहेंगे ये आप मुझे लिख करके दें, जिससे कि मुझे ये पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं और वो स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ के जो हैं वो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि ये जो बच्चे जो हैं हमारे जो तैयारी कर रहे हैं उनको इस तरह का कंटेंट भी मिल सके। आप जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं उनमें आप पैसा देते हैं तो आप यूट्यूब पे फ्री भी तो पढ़ सकते हैं। तो आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, फिर भी आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार बच्चों।